चलिए आज हम देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तहत आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था कि किसी एक टॉपिक को चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों के ही दृष्टिकोण से किसी एक टॉपिक को किस आधार पर, किन किन आधारों पर हमें पढ़ना चाहिए, पहले क्लास में हमने वहां पर चर्चा की थी। आज हमारी दूसरी क्लास है और मैंने बोला था कि दूसरी क्लास से बहुत सारे विषय वस्तु को एक क्लास में ही सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा और उसी के तहत आज डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी विषय वस्तु है, चाहे वो पनडुब्बी हो, मिसाइल हो, है ना, जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, इन सबसे संबंधित जितने भी किसी न किसी संदर्भ में चर्चा का विषय वस्तु रहा है, उन सभी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो हर एक विषय वस्तु को नाम सारे लिखते हुए चलिएगा, है ना, नाम सारे लिखते हुए चलिएगा। आगे चलकर केवल नाम भी लिख लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में थे। उसको गूगल पे सर्च करके भी आप कुछ चीजें देख सकते हैं। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके संदर्भ में भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इसका रिकॉर्डेड फॉर्म वहां पर मैं अपलोड करूंगा, उसके साथ ही इसका पीडीएफ फॉर्म, पूरे बोर्ड का पीडीएफ फॉर्म वहां पर डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें विषय वस्तु बहुत सारे हैं और बहुत सारे विषय वस्तु को सम्मिलित करने के लिए अगर बड़ा लिखे तो बहुत सारे विषय वस्तु सम्मिलित नहीं कर सकते। चलिए यहां पर हम देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मिसाइलों की कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो ये 1.5 वर्षों में किसी न किसी कारणवश वो चर्चा में रहे हैं। 3 महीने का इसमें नहीं है, 3 महीने का जो है करंट अफेयर वो आपको ऐश्वर्य अग्रवाल सर करवाएंगे, है ना। ऐश्वर्य अग्रवाल सर के द्वारा 3 महीने का करंट अफेयर, पिछले 3 महीने का करंट अफेयर उनके द्वारा करवाया जा रहा है और उससे पहले के जो 18 महीने करंट अफेयर है वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले मिसाइलों में बात करते हैं। अस्त्र मिसाइल, नाम लिखते हुए चलिएगा, है ना, नाम लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अस्त्र मिसाइल की, और अस्त्र मिसाइल की बात करें तो ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है ना, अपने ही देश में इसको बनाया गया है अस्त्र मिसाइल। तो प्रश्न कई प्रकार में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि नाम भी दे दिया, अस्त्र निम्न में से क्या है, मिसाइल है, पनडुब्बी है, जहाज है, हेलीकॉप्टर है, ऐसे प्रश्न भी यहां पर पूछे जाते रहे हैं पीसीएस परीक्षाओं में। ठीक है ना, तो अस्त्र की बात करें, ये मिसाइल है, स्वदेशी प्रकार से बनाया गया है और हवा से हवा में मार करने वाले हैं। मिसाइलों की बात करें तो मिसाइल कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है हवा से हवा में मार करने वाला, यानी कि वो हेलीकॉप्टर, है ना, फाइटर प्लेन, इन सब के माध्यम से दूसरे हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला हो जाता है हमारा हवा से हवा में मार करने वाला। दूसरा भूमि से, सतह से हवा में मार करने वाला, है ना, सतह से सतह पर मार करने वाला, है ना। उसके बाद देखें तो पनडुब्बियों से मारने वाला, उसे टारपीडो कहा जाता है। तो कई प्रकार के होते हैं, इतना डिटेलिंग में जाएंगे तो हम पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अस्त्र की, है ना, ये हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है और किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा इसका डिजाइन भी किया गया है और इसका विकास भी किया जा रहा है। इसकी गति की बात करें तो इसकी गति है 4.5 मैक की बात करें तो जो हमारी ध्वनि की स्पीड होती है, ध्वनि की स्पीड इज इक्वल टू 1 मैक, और इसकी स्पीड की बात करें 4.5 मैक इसकी स्पीड है, यानी कि ध्वनि के स्पीड से 4.5 गुना तेज ये चल सकता है, यानी कि 5555 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। इसकी बात करें अस्त्र मिसाइल की तो ये सुखोई 30M के आई लड़ाकू विमान जो है हमारा, उससे इसको प्रक्षेपित किया गया, इसलिए चर्चे के विषय में रहा है। किससे, सुखोई 30M के आई लड़ाकू विमान से इसको प्रक्षेपित किया गया है, इसलिए ये चर्चे के विषय में रहा है। और भविष्य में ये भी बात की जा रही है कि इसे मिराज 2000, है ना, मिराज 2000 है, मिग 29 है और तेजस है, इन तीनों विमानों से भी भविष्य में इसको प्रक्षेपित करने के लिए यहां पर बात की जा रही है।
ठीक है, तो आशा करता हूं अस्त्र आपको समझ में आ गया होगा। स्वदेशी है, हवा से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा इसका डिजाइन और विकास दोनों ही किया जा रहा है। इसकी गति की बात करें तो 4.5 मैक इसकी गति है और इसे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किया गया था। भविष्य में इसे मिराज 2000, मिग 29 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से भी प्रक्षेपित करने की योजना बनाई जा रही है। तो पहला टॉपिक हमारा ये था अस्त्र, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगले मिसाइल की बात करें, अगला मिसाइल हमारा ब्रह्मोस है ना। अगला मिसाइल है ब्रह्मोस और ब्रह्मोस की बात करें तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल भी बहुत प्रकार की होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जब मैं करवाऊंगा ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में, तो वहां पर बड़े ही डिटेल में देखेंगे। अन्यथा की स्थिति में अभी गूगल पे क्लास के बाद गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी। यहां पर बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये भारत और रूस दोनों देश मिलकर, है ना, भारत और रूस दोनों ही देशों के साथ मिलकर इसको विकास किया गया है। इसकी बात करें तो ये रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है ना, सुपरसोनिक है ना, आपको देखने को मिलेगा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की बात करें, सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से ऊपर जिसकी स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा, यानी कि 5 मैक से ज्यादा जिसकी स्पीड होती है उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां ब्रह्मोस की बात करें, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रूस दोनों ने मिलकर इसका विकास किया गया है। ये रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी बात करें तो ये पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, भूमि, इन सभी जगहों से प्रक्षेपित होने में सक्षम है। यानी कि इसका प्रक्षेपण कहां से? पनडुब्बियों से भी किया जा सकता है ना, युद्धपोतों से भी किया जा सकता है, लड़ाकू विमान से भी किया जा सकता है और भूमि से भी इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। यानी कि कहीं से इसका प्रक्षेपण आसानी से किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यानी कि यहां से अगर हम इसको प्रक्षेपित करते हैं तो 300 किलोमीटर की दूरी तक मार ये कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी बात करें तो ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में ही सम्मिलित हो चुका है, ठीक है ना। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में ही ये सम्मिलित हो चुका है। चर्चा में क्यों रहा उसकी थोड़ी सी बात करें तो हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स दोनों के द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा, है ना, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। एक तो भूमि से किया गया और दूसरा वायु से किया गया और दोनों ही प्रक्षेपण यहां पर सफल रहे, इसलिए यह चर्चे का विषय बना हुआ है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ब्रह्मोस के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए यहां पर अगला देखते हैं आकाश 1S। अगला हमारा मिसाइल है आकाश 1S और आकाश 1S की बात करें, ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो स्वदेशी अन्वेषक से युक्त आकाश मिसाइल का ही ये नया संस्करण है, ठीक है ना। आकाश मिसाइल का ही ये नया संस्करण है। इसमें थोड़ा सा R&D किया गया और R&D करके इसको आकाश 1S इसका नाम दे दिया गया। इसके विकास की बात करें तो इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और इसकी बात करें तो ये एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास योजना के तहत विकसित किया गया है। ये योजना एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी वजह से चर्चा में है। योजना का नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास योजना। इसके तहत विकास किया गया है और इस योजना के तहत देखें तो इस योजना के तहत अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग ये सब मिसाइल है। इन सभी मिसाइलों के साथ आकाश का भी यहां पर विकास किया गया है। किसके तहत? फिर से बोलता हूं, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास योजना के तहत। अब आकाश 1S है। आकाश 1S की बात करें तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर और ऊंचाई की बात करें तो 18 किलोमीटर ऊंचा तक ये जा सकता है। साथ ही साथ युद्धक सामग्री होता है। मिसाइल की बात करें तो इससे बम, युद्धक सामग्री ये सारी चीजें भेजी जाती है। तो युद्धक सामग्री की बात करें तो 55 किलोमीटर, है ना, 55 किलो वजन के युद्धक सामग्री ले जाने में ये सक्षम है,
ठीक है ना। तो यहां पर हमने बात कर ली आकाश 1S मिसाइल की। अगले मिसाइल की बात करें, अगला मिसाइल है अस्त्रम अटाका। ये क्यों फेमस है, क्यों चर्चे का विषय बना हुआ है? अस्त्रम अटाका की बात करें तो ये एंटी टैंक मिसाइल है ना, एंटी टैंक मिसाइल है। और जो हमारा Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है उसके लिए रूस से समझौता किया गया है। और Mi-35 की बात करें तो ये भी रूस से लिया गया था, है ना, ये भी रूस से लिया गया था। और उसी में फिट करने के लिए अस्त्रम अटाका जो एंटी टैंक मिसाइल है इसको भारत लाने के लिए रूस से समझौता किया गया है, इसलिए ये भी चर्चे का विषय बना हुआ है अस्त्रम अटाका। इसे भी याद रखेंगे, ये क्या है, मिसाइल, ठीक है ना। उसके बाद देखें अगला मिसाइल हम बात कर सकते हैं अग्नि 2, ठीक है ना। अभी हमने बात की यहां पर अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग और आकाश, ये सभी के सभी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। उसी में देखें तो अग्नि 2 है। और अग्नि 2 की बात करें तो ये सतह से सतह मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, ठीक है ना। सतह से सतह मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। और ये किस प्रकार की, परमाणु क्षमता, है ना, परमाणु क्षमता से युक्त बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा, अग्नि 2। इसके विकास की बात करें तो ये भी DRDO के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। और इसकी मारक क्षमता जो है वो 2000 किलोमीटर है ना। मारक क्षमता कितनी है, 2000 किलोमीटर। यानी कि भारत से देखें तो भारत से दूसरे देशों पर इससे आसानी से हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अग्नि 2 की मारक क्षमता कितनी है, 2000 किलोमीटर। उसके बाद इसके पेलोड की बात करें, पेलोड क्या होता है, यानी कि जितना वजन ये लेकर आगे जा सकता है, उड़ान भर सकता है, उसे पेलोड कहा जाता है। तो इसकी पेलोड कितनी है, 1000 किलो। यानी कि 1000 किलो के वस्तु को लेकर ये एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंच सकता है, ठीक है ना। अब बात करें ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में रहने की बात करें तो भारत के द्वारा पहली बार इसका रात में परीक्षण किया गया है ना। भारत के द्वारा पहली बार इसका रात्रि परीक्षण किया गया है और यह परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, इसलिए ये चर्चा का विषय वस्तु बना हुआ है। पूरे 1.5 वर्षों में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं यहां पर करवा रहा हूं। उसके बाद अगले मिसाइल की बात करें, अगला मिसाइल है प्रनाश, ठीक है ना, नाम लिखते हुए चलिएगा। अगला मिसाइल है प्रनाश। और प्रनाश की बात करें तो ये सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है, यानी कि सतह से प्रक्षेपित करेंगे और सतह में ही जाकर ये मार करेगा। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है ना। ये एक बैलिस्टिक प्रकार का मिसाइल है जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो प्रनाश क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है और विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है, DRDO के द्वारा। यही सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना। तो DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और DRDO के द्वारा बात करें तो एक है हमारा प्रहार मिसाइल, है ना। तो DRDO के द्वारा ही इसका विकास किया गया था, प्रहार मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी है, 150 किलोमीटर। तो जो 150 किलोमीटर रेंज वाली प्रहार मिसाइल का यहां पर विकास किया गया था, उसी का उन्नत स्वरूप है प्रनाश, ठीक है ना। प्रहार का ही उन्नत स्वरूप कौन सा है, प्रनाश। यानी कि पहले प्रहार जो थी 150 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, अब ये प्रनाश है ये 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ठीक है। इसकी बात करें तो यह MTCR, अब MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, यानी कि MTCR के दायरे से बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ, MTCR यानी कि देखा जाए तो वैसे मिसाइल जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर से कम है ना, 300 किलोमीटर से कम है, वो MTCR के अंतर्गत आता है। यानी कि ऐसे मिसाइल को हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं। और वैसे मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, ऐसे मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाता है कि ऐसे मिसाइलों को आप एक देश से दूसरे देश में नहीं बेच सकते। तो यहां पर MTCR के दायरे से ये बाहर है, इसलिए भारत इस मिसाइल को अपने पड़ोसी देशों के साथ भी बेच सकता है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में देखें तो भारत के लिए ये थोड़ी फायदे वाली बात है, ठीक है ना। MTCR समझ में आ गया। 300 किलोमीटर के रेंज के दायरे से बाहर वाले मिसाइल वो MTCR के अंतर्गत आते हैं, यानी ऐसे मिसाइल का हम दूसरे देशों को नहीं बेच सकते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। चलिए
उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, पिनाका मिसाइल प्रणाली। पिनाका मिसाइल प्रणाली, और इसकी बात करें तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है, और ये जो है अत्यधिक सटीकता के साथ, है ना, अत्यधिक सटीकता, यानी कि जहां पर हमने रेंज लगा दिया एकदम वहीं पर जाकर ये मार करेगा। तो ये जो है अत्यधिक सटीकता के साथ 75 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकता है, यानी कि ये अपने टारगेट से कभी भी नहीं भटक सकता। जहां हम टारगेट रखेंगे वहीं पर एकदम सटीकता के साथ मारने में सक्षम है पिनाका मिसाइल प्रणाली। इसकी वर्तमान में बात करें तो 2 संस्करण है। पहली संस्करण है पिनाका MK1, इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 40 किलोमीटर है, और दूसरी जो अभी विकसित हुई है पिनाका MK2, ये 75 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूं पिनाका मिसाइल प्रणाली आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए, इसके अंतर्गत 2 और हैं महत्वपूर्ण जो चर्चा के विषय में थे, उसको एक बार देख लेते हैं। अगला है हमारा, एक यहां पर है, इसको भी देख लेते हैं, QRSAM, यानी कि इसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है ना, QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसी का शॉर्ट फॉर्म है QRSAM। इसकी बात करें तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है ना, ये भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, और ये सभी मौसमों में संचालित होने में सक्षम है, यानी कि बरसात हो या कितना भी खराब मौसम हो, हर मौसम में हम इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी बात करें तो ये स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली पर आधारित है, यानी कि ऑटोमेटिक है। एक बार टारगेट सेट कर दीजिए, ये जाके मारेगा ही मारेगा, उसके बाद से आपको इसको गाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली पर आधारित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा के जो चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें K4, अगला मिसाइल है हमारा K4, और K4 की बात करें तो ये क्या है, मैरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना, मैरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी बात करें तो ये परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है, मध्यम दूरी वाला है। तो ये किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है, मैरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा है, K4 है, और ये परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी का मैरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी भी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, यानी कि यहां से अगर छोड़ते हैं तो 3500 किलोमीटर की दूरी तक जाकर ये मार कर सकता है। तो K4 की बात करें, इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, और ये जो है अरिहंत श्रेणियों की पनडुब्बी पर तैनात किया जाएगा। अब पनडुब्बियों की बात करें, बहुत सारी श्रेणी है, अरिहंत श्रेणी है, स्कॉर्पियन श्रेणी है, तो इन सबको आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पुस्तक में जाकर देख लीजिएगा कि ये श्रेणियां क्या है। इसकी बात करें K4 की, तो ये अरिहंत श्रेणियों की जो पनडुब्बियां बनाई जा रही है, बनाई गई है, उन सब पर इसको तैयार किया जाएगा। और इसके अंतर्गत देखें तो अगला हमारा अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है A1 गार्ड। A1 गार्ड की बात करें तो ये रूस के द्वारा तैनात किया गया है, और चर्चे के विषय में क्यों है, इसकी अगर बात करें तो ये प्रथम हाइपरसोनिक मिसाइल है। अभी हमने हाइपरसोनिक की बात की, हाइपरसोनिक मिसाइल कौन होंगे, जिसकी गति जो है वो 5 मैक से ज्यादा होगा, वो हाइपरसोनिक, यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से भी ज्यादा स्पीड के चले तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो रूस के द्वारा तैनात किया गया A1 गार्ड मिसाइल, और ये प्रथम हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसलिए चर्चे का विषय बना हुआ है, और ये परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है। ठीक है ना, तो ये थे हमारे पूरे मिसाइल। सभी मिसाइलों के एक बार फिर से नाम ले लेता हूं, किसके किसके बारे में हमने पढ़ा। तो पहला था अस्त्र, दूसरा हमने ब्रह्मोस देखा, तीसरा आकाश 1S, चौथा था एस्ट्रम अटाका, पांचवा अग्नि 2, छठा प्रनाश, सातवां पिनाका मिसाइल प्रणाली, आठवां हमने देखा QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल,
फिर हमने देखा K4 और 10वां देखा A1 गार्ड। इतने सारे मिसाइल हैं जो किसी न किसी कारणवश चर्चे में रहे हैं पूरे 1.5 वर्षों के अंतर्गत। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि K4 निम्न में से क्या है। अब दे देगा विमान एवं हेलीकॉप्टर है, या फिर पनडुब्बी है, जहाज है, या फिर मिसाइल है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा K4। या फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रनाश मिसाइल है ये किस प्रकार का मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाला है, सतह से हवा में मार करने वाला है, हवा से हवा में मार करने वाला है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न यहां पर पूछे जाते रहे हैं। मारक क्षमता से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एसएससी, रेलवे इन सब में पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी या फिर जो हमारा पीसीएस है वहां पर मारक क्षमता से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये थे हमारे पूरे मिसाइल। अगला टॉपिक डालिएगा, अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, पनडुब्बी एवं जहाज, है ना। पनडुब्बी एवं जहाज जो पूरे 1.5 वर्षों में किसी न किसी कारणवश से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर से बता दूं, इसमें मैं जो भी करवा रहा हूं 3 महीने पीछे का नहीं करवा रहा, है ना। यानी कि 3 महीने का छोड़ के बाकी पूरे 18 महीने का इसमें करंट अफेयर सम्मिलित है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं पनडुब्बी एवं जहाज में कौन कौन सी चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि ध्यान दिया जाएगा तो थोड़ा सा। सुनीता जी दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे नोट्स लिखेंगे। चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर समझ लीजिए, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवा दूंगा आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहां पर पनडुब्बी एवं जहाज की बात करें तो पनडुब्बी एवं जहाज में पहला नाम आप सबको सुनने को मिलेगा वेला। वेला की बात करें तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अभी हमने बात की पनडुब्बी कई प्रकार की है, अरिहंत श्रेणी की है, स्कॉर्पियन श्रेणी की है, तो उसी के अंतर्गत जो वेला है, वेला ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाने की बात की गई है। उसके तहत देखा जाए तो ये चर्चे में क्यों है, क्योंकि 6 जो यहां पर बात की गई थी बनाने की, उसमें से जो चौथी है, चौथी का नाम क्या है, वेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में वेला चौथी है, 6 में से चौथी, जो मुंबई में जलावरित हो गई, यानी कि जल में ये उतर गई है, अब ये कार्य प्रारंभ कर चुकी है। इसकी बात करें तो भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 75, है ना। प्रोजेक्ट 75 ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो नौसेना की, भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांसीसी सहयोगी, है ना, फ्रांसीसी सहयोगी कौन सी है, मेसर्स नेवल ग्रुप। पहले इसका नाम था DCNS, अब इसका नाम क्या हो गया है, मेसर्स नेवल ग्रुप। तो इसकी बात करें तो फ्रांसीसी सहयोगी कौन, मेसर्स नेवल ग्रुप, और भारत में देखें तो मझगांव डॉक लिमिटेड। इन दोनों के बीच में 2005 में क्या किया गया था, 2005 में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के निर्माण, और निर्माण के साथ साथ देखें तो इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण हेतु यहां पर हस्ताक्षर किया गया था। कब, 2005 में। किसके किसके मध्य, फिर से बोलता हूं, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांसीसी सहयोगी कौन है, मेसर्स नेवल ग्रुप और मझगांव डॉक लिमिटेड के मध्य 2005 में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाने, है ना, बनाने के साथ साथ उसका जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसके हस्तांतरण हेतु यहां पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। तो उसी के क्रम में चौथा जो पनडुब्बी है वेला, उसको जलावृत किया गया है। अब यहां पर बात करें इसके तहत कौन कौन सी है, सबसे देखें तो यहां पर INS कलवरी है, इसी के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत INS कलवरी को दिसंबर 2017 में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद देखिए INS खंडेरी और INS करंज, है ना, INS खंडेरी और INS करंज ये नौसेना बेड़े में शामिल होने के लिए अपने उन्नत चरण में है, यानी कि इसका टेस्टिंग किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। अब ये क्या होगा, सम्मिलित हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी के तहत तो INS वागीर और INS वाक्षीर, इसका विनिर्माण चल रहा है, और विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण में ये अपने उन्नत श्रेणी में है।
है ना, विनिर्माण चरण के अंतर्गत अपने उन्नत श्रेणी में है। कौन कौन से? आईएनएस वागीर और आईएनएस वाक्षी। 6 पनडुब्बी कौन कौन सी है, फिर से बात कर लेते हैं। आईएनएस वेला अभी अभी करंट विषय वस्तु है। उसके बाद इसके तहत आईएनएस कलवेरी दिसंबर 2017 में इसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद है आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज, ये अपने निर्माणाधीन है, यानी कि निर्माणाधीन के ये बन चुका है, इसका टेस्टिंग चल रहा है और टेस्टिंग के पश्चात इसको शामिल कर लिया जाएगा। और आईएनएस वागीर और आईएनएस वाक्षीर है, इसे क्या किया जाएगा, इसे मतलब ये विनिर्माण के उन्नत चरण में है, इसके पश्चात क्या कर लिया जाएगा, इसको यहां पर भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, है ना, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी समझ लीजिए और टॉपिक का नाम लिख लीजिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। चलिए उसके बाद हम अगला बात करें। अगला नाम है यहाँ पर वरुणास्त्र, और वरुणास्त्र की बात करें तो ये क्या है, टारपीडो है। कैसा टारपीडो? हेवी वेट एंटी सबमरीन, हेवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टारपीडो है। ये स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, जिसका विकास डीआरडीओ की जो प्रमुख प्रयोगशाला है एनएसटीएल, ठीक है ना, एनएसटीएल फुल फॉर्म नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है ना, वरुणास्त्र की बात कर रहे हैं, तो इसका विकास डीआरडीओ की जो प्रमुख प्रयोगशाला है एनएसटीएल, यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है ना। और ये हथियार प्रणाली जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा इस हथियार प्रणाली का निर्माण किया गया है। तो वरुणास्त्र क्या है, हेवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है, जो स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, जिसका विकास डीआरडीओ के प्रमुख प्रयोगशाला एनएसटीएल के द्वारा किया गया है। इसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है, इसलिए ये चर्चे के विषय में के रूप में बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो इसे भी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस नीलगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, और यह भी स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना का, है ना, स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना का जो है नौसेना डिजाइन महानिदेशालय नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में है नौसेना डिजाइन महानिदेशालय नई दिल्ली, इसके द्वारा स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन किया गया है। भारत का यह पहला प्रमुख युद्धपोत है, जिसे एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। एकीकृत निर्माण पद्धति यानी कि सभी चीजों को इकट्ठा यहां पर निर्माण करके फिर इसका विकास किया गया है। तो भारत का पहला प्रमुख युद्धपोत है, जिसे एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। जैसे यहां पर हमने देखा वेला, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया, वैसे ही ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत, है ना, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसको बनाया गया है। अब ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्या है? तो ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत सम्मिलित 7 नए स्टील्थ फ्रेगेट्स में से प्रथम है, यानी कि इसके तहत 7 नए स्टील्थ फ्रेगेट्स बनाने की बात की गई है, और उसी के तहत आईएनएस नीलगिरी पहला है जिसे भारतीय नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके तहत देखें तो इसके तहत शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों, है ना, शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों को उन्नयन करके डिजाइन किया गया है, यानी कि उसमें थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डालकर इसको डिजाइन किया गया है। इसका कार्य क्या होगा? समुद्र क्षेत्र में इसके जरिए निगरानी किया जा सकता है, साथ ही साथ रडार से बचने में ये बेहतर है, रडार से बचे रहता है, और साथ ही साथ बेहतर गतिशीलता के लिए भी ये जाना जाता है। तो बेहतर गतिशीलता है, रडार से बचने में सक्षम है, समुद्र क्षेत्र में इससे निगरानी किया जा सकेगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो चर्चे का विषय बना हुआ है वह है वराह, ICGS,
वराह। आईसीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, यानी कि देखें तो भारत का नीचे वाला जितना भी पार्ट है सभी कोस्ट गार्ड है, देखा जाए तो वहां से जल है ना, स्थल और जल, तो उन सभी क्षेत्रों में गश्त लगाने हेतु जो जहाज बनाया जाता है उसी को बोला जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो वराह क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है और हाल ही में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसलिए ये चर्चे का विषय बना हुआ है। ये क्या है? एक अपतटीय गश्ती पोत है, यानी कि जितना भी भारतीय तट है वहां पर गश्ती इसके माध्यम से किया जाता है। इसकी बात करें तो ये भी स्वदेशी रूप से बनाया गया है और किसके द्वारा? तो आप सभी को पता होगा, कट्टुपल्ली जहाज निर्माण यार्ड है। कट्टुपल्ली जहाज निर्माण यार्ड है, उसमें लर्जन एंड टर्बो के द्वारा डिजाइन और निर्माण किया गया है स्वदेशी रूप से। ठीक है ना। यहां पर भारत में क्या चल रहा है? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब चल रहा है। तो इन सभी के तहत देखा जाए तो स्वदेशी रूप से कट्टुपल्ली जहाज निर्माण यार्ड में लर्जन एंड टर्बो के द्वारा इसका डिजाइन भी किया गया है और इसका निर्माण भी किया गया है। इस प्रकार की बात करें तो इस प्रकार के 7 जहाजों की बात की गई है। और 7 प्रकार के जहाज कैसे? 19M जहाज है ना, जहाज का भी अलग अलग नाम होता है, तो इसका नाम क्या है? 19M जहाज। तो इस श्रेणी में ये चौथा है, यानी कि तीसरा 3 बन चुके हैं, ये चौथा है और आगे भी 3 और बनेंगे। ठीक है ना। तो वराह क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अर्थात अपतटीय गश्त पोत है। ठीक है। चलिए अगला यहां पर नाम देखते हैं वज्र, यानी कि पूरा नाम देखें तो यार्ड 45006 45006, इसका नाम क्या है? वज्र। और इसकी बात करें तो ये भी क्या है? अपतटीय गश्ती पोत है। ये भी गश्त करने हेतु इस पोत का निर्माण किया गया है। तो ये क्या है? अपतटीय गश्ती पोत है। और इसकी भी बात करें तो मेक इन इंडिया जो नीति चलाई जा रही है, मेक इन इंडिया नीति के तहत लर्जन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग के द्वारा इसको भी निर्मित किया गया है। तो यहां पर बात करें चाहे हमारा वराह हो या फिर वज्र हो, दोनों को ही मेक इन इंडिया नीति के तहत लर्जन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और ये क्या है? ओपीवी, यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं अपतटीय गश्त पोत, अपतटीय गश्त पोत। और ये 7 में से छठवां है। ठीक है ना, ये 7 में से छठवां है। कौन? वज्र। क्लियर है। चलिए अगले पर आते हैं, जो चर्चे का विषय बना हुआ है जमुना, INS जमुना है ना, INS जमुना। और INS जमुना की बात करें तो ये भारतीय नौसेना का सैडहॉक वर्ग का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। हाइड्रोग्राफिक यानी कि पानी में सर्वेक्षण हेतु उसको हम क्या बोल लेते हैं? हाइड्रोग्राफिक। तो ये क्या है? INS जमुना क्या है? ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है भारतीय नौसेना के सैडहॉक वर्ग का। ये चर्चे में क्यों है? तो देखा जाए तो श्रीलंका के साथ यहां पर क्या किया गया है? समझौता किया गया है, यानी कि परस्पर समझौते के आधार पर श्रीलंका का जो दक्षिणी तट है, श्रीलंका के दक्षिणी तट पर संयुक्त रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हेतु इसको तैनात किया गया है, इसलिए ये चर्चे का विषय बना हुआ है। कौन? INS जमुना। क्या है ये? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है और श्रीलंका के साथ समझौता करके दोनों देश सम्मिलित रूप से श्रीलंका के दक्षिणी तट पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हेतु इसको तैनात किए हुए हैं, इसलिए ये चर्चे के विषय के रूप में बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए PDF मिल जाएगा, PDF के लिए टेंशन ना ले, PDF मिल जाएगा। चलिए INS शिवाजी, अगला चर्चा का विषय यहां पर क्या है? INS शिवाजी। INS शिवाजी क्यों चर्चे का विषय वस्तु है? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। यहां पर INS शिवाजी चर्चे का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इसे प्रदान किया गया है। किसे? INS शिवाजी को।
ठीक है ना। अब आईएनएस शिवाजी की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो यहां पर देखा जाए भारतीय नौसेना का जो प्रशिक्षण होता है, तो भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण के रूप में, प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के रूप में ये एक महत्वपूर्ण नाम है, आईएनएस शिवाजी। ठीक है ना। चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे पूरे पनडुब्बी एवं जहाज, जो किसी न किसी कारण चर्चे के विषय वस्तु के रूप में बने हुए थे। अंतिम टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं विमान एवं हेलीकॉप्टर्स। और इससे भी देखा जाए तो कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये निम्न में से क्या है ना। हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी है, मिसाइल है या फिर कोई नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम हम देख सकते हैं अभ्यास। ठीक है ना। सबसे पहला नाम है इसमें अभ्यास। और अभ्यास की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के एक परीक्षण रेंज में अभ्यास हीट HEAT। अब HEAT का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म की बात करें हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है HEAT हीट। तो चर्चे का विषय क्यों है कि डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के एक परीक्षण रेंज से अभ्यास हीट की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया जा चुका है। ठीक है ना। किसका? अभ्यास हीट HEAT। अभ्यास की बात करें तो इसको कैसे डिजाइन किया गया है? ऑटो पायलट मोड के माध्यम से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इसमें बिना पायलट, ऑटो पायलट मोड इसमें लगाया गया है और इसके माध्यम से ये ऑटोमेटिक, ये आराम से उड़ते रहेगी। ठीक है ना। तो अभ्यास को याद रखिएगा कि इसका यहां पर अभ्यास का यहां पर परीक्षण किया गया है और ये ऑटो पायलट मोड के माध्यम से स्वायत्त उड़ान हेतु इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला यहां पर हम नाम देखते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, है ना। अपाचे हेलीकॉप्टर या फिर इसका नाम है AH-64E। AH-64E और इसी को अपाचे हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें तो ये अमेरिका में विनिर्मित है ना। अमेरिका में विनिर्मित है। ये चर्चे का विषय क्यों बना हुआ है? तो देखें कि ये अमेरिका में विनिर्मित है ना। 8 हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में हाल ही में सम्मिलित किया गया, इसलिए ये चर्चे का विषय वस्तु बना हुआ है। ठीक है ना। बनाने वाली कंपनी कौन सी है? बोइंग। ये परीक्षा के रूप में पूछे जा चुके हैं। तो अपाचे हेलीकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? बोइंग। कहां की कंपनी है? अमेरिका की। तो बात करें 2015 में, तो 2015 में बोइंग कंपनी से 22 है ना, 22 हेलीकॉप्टर, 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया गया था कि भैया हमें 22 हेलीकॉप्टर चाहिए। ठीक है ना। और उसी के क्रम में उस 22 में से 8 हेलीकॉप्टर हाल ही में भारत में आया हुआ है, इसलिए चर्चे का विषय बना हुआ है। अब ये हेलीकॉप्टर आएगा तो हमारे कई सारे पहले से भी हेलीकॉप्टर हैं, तो जो पुराने हेलीकॉप्टर हो गए हैं उसको ये प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि केवल व्यक्ति ही रिटायर्ड नहीं होता, हेलीकॉप्टर भी रिटायर्ड होता है, पनडुब्बियां भी रिटायर्ड होती है, तो हर एक चीज रिटायर्ड होता है। तो इसमें देखें तो रूस से मंगवाया गया था Mi-25 और Mi-35। ठीक है ना। ये हेलीकॉप्टर है Mi-25 और Mi-35 जो रूस से मंगवाया गया था। इन हेलीकॉप्टरों को ये क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। कौन? अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका में निर्मित है, बोइंग कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है ना। इसे फ्लाइंग टैंक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। अपाचे हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत सारे मिसाइलों से क्या होते हैं, बहुत सारे मिसाइल इसमें लगे होते हैं और एक टैंक के रूप में, जैसे टैंक एक जगह से दूसरी जगह को बर्बाद कर देता है, वैसे ही ये भी बर्बाद करने में इतना सक्षम है, इसलिए इसे फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब एक हेलीकॉप्टर की बात करें, एक अपाचे हेलीकॉप्टर की, तो ये 8 मिसाइलों के साथ साथ जो आयुध होता है, आयुध भी ले जाने में ये सक्षम है, इसलिए इसे फ्लाइंग टैंक के रूप में जाना जाता है। उड़ान के दौरान बात करें तो एक खासियत होती है। देखिए जो भी उड़ान होता है उसको
पकड़ने के लिए रडार लगाया जाता है। हर एक देश अपना अपना रडार बनाए रहता है और जो भी विमान उसमें प्रवेश करती है तो उसकी रडार रेंज में आ जाता है। लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये जमीन से इतना, धरातल से इतना नजदीक चलती है कि ये किसी भी देश के रडार के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि रडार से ये आसानी से बच सकती है। और इस श्रेणी की बात करें, इस श्रेणी की जितनी भी हेलीकॉप्टर है उन सभी में ये अत्यधिक सक्षम है। तो इसकी एक खासियत क्या है कि ये रडार से बचे रहने में सक्षम है, धरातल के बेहद करीब इसका उड़ान है, इसी के परिणाम स्वरूप रडार के रेंज से ये बाहर रह जाती है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला हम देखें यहां पर तेजस। तेजस की बात करें, LAC क्या है? लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। तेजस क्या है? लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। और इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं कि तेजस निम्न में से क्या है। एक ऑप्शन में क्या है हमारा? लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं तो याद रखिएगा तेजस क्या है? लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। अब इसकी बात करें तो ये क्या है? ये जो है तेजस, ये अपनी श्रेणी की सबसे छोटी, ये अपने श्रेणी की सबसे छोटी, सबसे हल्की मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाली लड़ाकू विमान। तो तेजस क्या है? अपनी श्रेणी की सबसे छोटी, सबसे हल्की मल्टी रोल, यानी कि एक से अधिक टाइप के ये रोल अदा कर सकती है, मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। और इसकी बात करें, विकास की बात करें तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। किसे? तेजस एयरक्राफ्ट को। चर्चा में क्यों है? चर्चा में अगर देखें तो विमान वाहक पोत है ना, विमान वाहक पोत है हमारा INS विक्रमादित्य है ना। तो INS विक्रमादित्य पर ये सफल लैंडिंग कर लिया है ना, सफल लैंडिंग किया, इसलिए ये चर्चे के विषय के रूप में बना हुआ है तेजस। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला हम देखते हैं, यहां पर अगला एयरक्राफ्ट है हमारा सारस एयरक्राफ्ट है। ये कई बार प्रश्न के रूप में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, सारस के बारे में। तो सारस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये क्या है? सबसे पहली बात स्वदेशी है, यानी कि अपने ही देश में निर्मित है। तो पहली बात करें सारस एयरक्राफ्ट क्या है? स्वदेशी है। इसके साथ साथ देखें तो ये हल्का यात्री व मालवाहक विमान है, यानी कि इसके माध्यम से यात्रियों को भी ले जाया जा सकता है, साथ ही साथ ये मालवाहक है, यानी कि जो माल है हमारा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो सारस एयरक्राफ्ट क्या है? स्वदेशी है, हल्का यात्री व मालवाहक विमान है। और इसकी बात करें तो 2024 ईस्वी में है ना, 2024 ईस्वी में भारतीय वायुसेना में इसे सम्मिलित कर लिया जाएगा। कब? 2024 में। लेकिन चर्चा के विषय में क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो इसका विकास प्रारंभ कर दिया जा चुका है सारस परियोजना के तहत। ठीक है ना, सारस परियोजना के बारे में एक बार देख लीजिएगा। सारस परियोजना के तहत इसका विकास प्रारंभ हो चुका है। और इसकी बात करें CSIR का फुल फॉर्म है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और NAL का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं, उसके द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा शॉर्ट में CSIR NAL के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, जो स्वदेशी हल्का यात्री एवं मालवाहक विमान है। ठीक है ना। इससे क्या क्या कार्य लिया जा सकता है? जैसे सैन्य आवागमन हेतु एक जगह से दूसरी जगह सेनाओं को जाना है तो उसके लिए सक्षम है। यात्री परिवहन के लिए 60 से 70 लोग इसमें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो यात्री परिवहन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में है ना, आपातकालीन स्थिति आती रहती है ना। तो आप देखें तो आपातकालीन स्थिति जो होती है उसके दौरान आपूर्ति हेतु इसको कार्य में लगाया जा सकता है, वहां से लोगों को निकाला जा सकता है, खाद्य आपूर्ति करवाया जा सकता है। तो इन सब के लिए सारस एयरक्राफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है ना। तो सारस के बारे में आप समझ लिए। अब बात करते हैं यहां पर हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर, शॉर्ट में बोलते हैं LCH। ठीक है ना, शॉर्ट में बोलते हैं LCH।
और इंग्लिश में होता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हिंदी में होता है हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर। इसकी बात करें तो ये चर्चे में क्यों है, इसकी बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत, है ना, मेक इन इंडिया के तहत बेंगलुरु में इसके निर्माण हेतु केंद्र का उद्घाटन किया गया कि अब ये बंगलोर में क्या होगा, बनेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा हल्के युद्धक प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं, इसके निर्माण हेतु जो केंद्र स्थापित किया गया है वो कहां, बेंगलुरु में किया गया है और उसका उद्घाटन किया गया, इसलिए ये चर्चे का विषय वस्तु बना हुआ है। अब यहां पर बात करें कि किसके द्वारा डिजाइन और विकास किया जा रहा है, तो किसके द्वारा, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है ना, और इसको विकसित किया जा रहा है किसके, हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर को। ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो ये जो है 500 किलोमीटर भार के साथ, इसकी खासियत की बात करें तो 500 किलोमीटर का वजन लेकर, 500 केजी का वजन लेकर ये कहां, समुद्र तल जो है, समुद्र तल से 4700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। कितना, 500 किलोग्राम का वजन लेकर समुद्र तल से 4700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ये फेमस किस लिए है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो सियाचिन स्थित जो फॉरवर्ड बेस है वहां पर ये लैंडिंग करने वाला पहला युद्धक हेलीकॉप्टर है। ठीक है ना, उस टाइम भी ये बहुत चर्चे के विषय वस्तु बना हुआ था। क्यों, जो सियाचिन है, ठीक है ना, इसकी खासियत क्या है कि 500 किलोग्राम का वजन लेकर कितने हाइट तक, 4700 मीटर की हाइट तक जा सकता है। इसलिए देखें तो उतने ऊंचाई पर स्थित जो सियाचिन है, सियाचिन का जो फॉरवर्ड बेस है वहां पर लैंडिंग करने वाला प्रथम युद्धक हेलीकॉप्टर कौन सा है, हमारा हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर LCH। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद 3 और बचे हुए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगला है हमारा सुखोई जेट्स, है ना। सुखोई जेट्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना में 18 रूसी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में से 6 विमानों को सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि रूस से 18 सुखोई प्रकार के जो भी यहां पर लड़ाकू विमान है उसको लाने की बात हो रही है। उसमें से 6 लड़ाकू विमानों को यहां पर भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए यह चर्चे का विषय बना हुआ है। ठीक है ना। अब इसकी खासियत क्या है ये देखते हैं। इसकी खासियत है कि जैसे देखा जाए तो जितनी भी जहाजें हैं, है ना, उनकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं होती है। इसकी बात करें तो एक बार अंतरिक्ष में यानी कि हवा में बिना फ्यूल भरे 1500 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। और ऐसी स्थिति में देखें तो हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर में चीन का दबदबा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सम्मिलित किया गया है तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों में गश्त कर सकते हैं और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार में कितना, 1500 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हिंद महासागर वाले क्षेत्र में हमारी जो स्थिति है वो और भी मजबूत हो सकती है, हम अच्छे से गश्त इसको कर सकते हैं। तो खासियत में देखें तो 1500 किलोमीटर, है ना, बिना रिफ्यूल किए ये आसानी से उड़ सकता है। उसके बाद बात करें तो इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है जिसकी क्षमता हमारी 290 किलोमीटर है, ठीक है ना, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उससे सुसज्जित है। यानी कि ये जो सुखोई जेट्स हैं इनमें ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही लगा हुआ है। जब भी ये उड़ान भरेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ उड़ान भरेंगे और जहां भी चाहे ये आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है ना। कहां से आया है, रूस से, और कितने में से 18 की डील हुई है जिसमें से 6 आ चुके हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला यहां पर है चिनूक, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है हमारा चिनूक। चिनूक की बात करें तो ये कहां से चर्चा में क्यों है, अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है, अमेरिका की बोइंग कंपनी है उससे इसे खरीदी गई है, इसलिए ये चर्चे का विषय है। अब चिनूक की बात करें तो ये क्या है, मल्टी रोल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर देखे होंगे, इसके
आगे भी पंखे हैं और पीछे भी पंखे हैं। कई बार ये न्यूज में भी दिखाया गया है, आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। अगला जो भी हमारा करंट अफेयर का होगा वो डिजिटल बोर्ड पर करेंगे और उसके माध्यम से हम पिक्चर भी देखते हुए चलेंगे, ताकि सारी चीजें क्या हो, माइंड में सेटअप हो जाए। तो चिनूक की बात करें, ये क्या है, मल्टी रोल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है और इसका उपयोग कहां कहां किया जा सकता है, सैनिकों हेतु, है ना, तोपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हेतु, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनको ले जाया जा सकता है, ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है ना, मानवों को भी एक जगह से दूसरी जगह, और साथ ही साथ कोई आपदा आती है तो आपदा कार्यों हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है अमेरिका के बोइंग कंपनी से खरीदा गया है, जो मल्टी रोल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। तो ये है हमारा चिनूक। चलिए अगला देखते हैं और अंतिम, डोर्नियर 228। डोर्नियर 228, और डोर्नियर 228 की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में डोर्नियर 228 विमान को शामिल किया गया है, ठीक है ना। डोर्नियर 228 विमान को शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स में, इसलिए ये चर्चे का विषय बना हुआ है। और इसकी बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसकी बात करिए क्या है, उन्नत हाईविंग एयरक्राफ्ट है ना, उन्नत हाईविंग इस प्रकार की जो होती है ना, वैसे प्रकार की ये क्या है, एयरक्राफ्ट है। कौन, डोर्नियर 228, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तट रक्षा कर सकते हैं, समुद्री निगरानी कर सकते हैं, तो बहुत सारे कार्य इसके माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आज के पूरे क्लास में रक्षा प्रौद्योगिकी या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित पूरे 18 महीने में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो किसी न किसी कारणवश चर्चा का विषय बना हुआ था, उन सभी को मैंने यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। सभी टॉपिक को देख लीजिए। पीडीएफ आजाद बीपीएससी एकेडमी पर ये वीडियो रिकॉर्डेड, इसका वीडियो वहां पर डालने वाला हूं, वहां पर पीडीएफ जो है वो लिंक कर दूंगा, वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।